ब्रेक के बाद मुनाफे की तैयारी में आप सभी का फिर से स्वागत है। और एशिया के इस वक्त जो एशिया के मार्केट से प्रेशर है वो आपके स्क्रीन के निचले भाग पे अगर आप देखें क्लियरली विजिबल है। हालांकि हैंगसेंग थोड़ा सा रिकवर हुआ, एक समय करीब 600 अंक नीचे, अब करीब 470 अंक नीचे। शंघाई का मार्केट लगभग 3/4% नीचे है। स्ट्रेट टाइम्स लगभग 1.25% नीचे कारोबार कर रहा है। SGX निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आप देखें सॉफ्टनेस यहाँ पर करीब 11,419, 51 अंक नीचे। 11,400 सबसे महत्वपूर्ण स्तर रहेगा ओपनिंग के बाद देखने के लायक है। लेकिन अभी कुछ देर पहले इनफैक्ट चलते चलते हेमंत ने बात छेड़ी थी ऑटो स्पेस की। मारुति का आपने हाल देखा, तमाम ऑटो स्टॉक्स का आपने हाल देखा, हीरो मोटरकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, अशोक लेलैंड। आज अगर आप देखें स्टॉक्स टू वॉच में कोई खबर सबसे बड़ी शामिल है तो वो है टाटा मोटर्स, जो कि अपने दाम बढ़ाएगी। अप्रैल से कारों के दाम करीब करीब बढ़ेंगे और करीब 25,000 तक ये दाम बढ़ेंगे इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते। हेमंत, इसे कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो वैसे डिमांड नहीं, उसके बाद अगर आप देखें आपने इस बार की सेल्स फिगर देखी और एग्जैक्टली इंश्योरेंस से जो कॉस्ट बढ़ गई या फिर प्राइसिंग एक कस्टमर के लिए बढ़ गई वो काफी ज्यादा, और अब इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते इन कंपनियों द्वारा प्राइस हाइक, आई थिंक ये सबसे क्रिटिकल और सबसे नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस हैं ऑटो में आज की तारीख में। बिल्कुल, तो कीमतें बढ़ेंगी। लेट्स सी बढ़ी हुई कीमतों में क्या गाड़ियों की बिक्री बढ़ती है। मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं दरअसल ऑटो कंपनियां। कालरा साहब ने, याद है वीरू, पिछले हफ्ते कहा था कि मारुति के शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिलेगी। इसी शो पे बात हो रही थी और हमने खुलकर बात करी थी इस पर। ऑटो एंसिलरी स्टॉक से दूर रहिए। और देखिए पिछले हफ्ते के सबसे बड़े लूजर्स क्या थे। आयशर मोटर भी 5.5% टूटा था। प्रोडक्शन तो कट किया ही। 4 व्हीलर कंपनियों ने, पैसेंजर व्हीकल कंपनियों ने, 2 व्हीलर्स ने भी किया। हीरो होंडा देखिए 5% टूटा। बजाज ऑटो में भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है, लेकिन भारत फोर्ज पिछले हफ्ते 7.5% टूटा। और फिनेंस करने वाली कंपनियां देखिए, M&M फाइनेंशियल 4.5%, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 5-5.5% तक कमजोर हुई हैं। तो ऑटो कंपनियों में दिक्कत है। एक्साइड देखिए जो बैटरी बनाती है कंपनियां, वहां पर भी 4% की गिरावट देखने को मिली है। और मैं वीकेंड पर एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वहां पर भी देखिए बहुत सारे जो सीजन्ड इन्वेस्टर्स हैं वो चिंतित थे इस पूरे के पूरे पॉकेट में कमजोरी को देखते हुए। क्योंकि कालरा साहब आपने सबसे पहले आगाह किया था, दूर रहिए। ये बताइए मारुति कहां तक नीचे फिसल सकता है? 5,500 मेरे को दिखता है। तो क्योंकि जिसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है वो जल्दबाजी ना करे। हाँ, वो जल्दबाजी ना करे, क्योंकि अब क्या हो रहा है, ये चौथा महीना है जहाँ पे प्रोडक्शन कट मुझे दिख रहे हैं। अगर ये इंडस्ट्री में पहली बार ही हो रहा है जब से इंडस्ट्री शुरू हुई है मारुति के दिनों से, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। चाहे आप इसको कंज्यूमर स्लो डाउन का इम्पैक्ट बोलें, चाहे फाइनेंसिंग का इशू बोलें, मैं इसको प्योर डिमांड स्लो डाउन बोलूँगा। क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पीक आउट हो रही हैं। जो ये लोग बोलते हैं कि पर कैपिटा इतनी गाड़ियाँ बिकती हैं, ये फंडामेंटल समहाउ नहीं वर्क करते हैं इंडिया में। और अगर आप डीलर्स से बात करें, जो मैं कुछ करता हूँ, वहाँ पे अगर आप देखें तो मारुति पे स्पेशली बर्डन काफ़ी है। क्योंकि वहाँ पे जो डीलर इन्वेंट्री है अब वो कम से कम 1.5-2 महीने तक स्ट्रेच हो गई है। और वहाँ पे डीलर फाइनेंसिंग इशू है, क्योंकि डीलर्स को अब फाइनेंसिंग अभी इंक्रीमेंटली नहीं मिल रही। अगर वो नहीं मिल रही तो नई गाड़ियां नहीं बेच पा रहे, और वहाँ पे कहीं ना कहीं मारुति का भी पुश ओवर आ रहा है। तो मेरे को लगता है इनमें से अगर मेरे को आज चूज करने को मिले, मैं बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स के साथ जाऊंगा। क्योंकि बजाज ऑटो मुझे अभी भी जो 2 व्हीलर में है ABS कंप्लायंट, उसमें सबसे हाईएस्ट मॉडल्स जो हैं वो बजाज ऑटो के हैं, और उसमें प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। ये ABS कंप्लाइंट वाला फंडा तो समझाइए हमारे दर्शकों को। तो 1 अप्रैल से क्या हो रहा है, आपका 2 व्हीलर में ABS कंपलसरी हो रहा है जी। तो वहाँ पे आपको मॉडल्स जो हैं वो ABS कंप्लायंट करने हैं। उससे कम एक 10 से 12% प्राइस इंक्रीजेस होंगे हर मॉडल में। वहाँ पे बजाज ऑटो अगर आप देखें तो 80 से 90% मॉडल्स कंप्लायंट है। होंडा और बाकी में काफ़ी कम कंप्लायंस है अभी तक। तो जो इन्वेंट्री डीलर्स के पास स्टक हो जाएगी, और अगले 1 अप्रैल से इनके भी प्राइसेस 4 से 5,000 पर मॉडल बढ़ेंगे। तो वहाँ पे मुझे लगता है जो बजाज ऑटो की स्ट्रैटेजी है हीरो के शेयर, मार्केट शेयर लेना, वो काफ़ी अच्छी तरह प्ले आउट कर जाएगी। क्योंकि बजाज ने ऑलरेडी प्राइसेस इंक्रीज करे हुए हैं उस एंड पे। तो मुझे लगता है वहाँ पे 2 व्हीलर्स में काफ़ी बड़ी दिक्कत आने वाली है।
और BS6 जब थ्रू आउट द इंडस्ट्री लगेगा तो 4 व्हीलर्स में दूसरा पार्ट है जहाँ पे मुझे काफ़ी पेन दिखता है। ओके इस बीच एसपी तुलसियान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए, और तुलसियान साहब के साथ मिलकर एग्जैक्टली इसी प्रश्न को थोड़ा सा और वाइड कर लेते हैं। तुलसियान साहब देखिए, बाजार चल रहा है, अच्छा चला, बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रांग मूव आया, लेकिन अक्सर हम उस स्पेस पर भी फोकस करते हैं जो इस वक्त दिक्कत में है। शायद उस पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है। अभी हम ऑटो पे बात कर रहे थे, ABS का लागू होना, उससे एग्जैक्टली प्राइस हाइक होना, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ना, कंपनियों द्वारा प्रोडक्शन कट होना, और इन सब तमाम चीजों के बीच में आई थिंक बड़े डाउनसाइड खुल गए इन सभी स्टॉक्स में। सर आपकी एग्जैक्टली अप्रोच क्या होगी ऑटो स्टॉक्स पे इस वक्त, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो, चाहे वो टू व्हीलर स्पेस हो, आपने क्या रणनीति रखी है यहाँ पर? देखिए वीरेंद्र, अगर कोई सेक्टर का एक अगर सेक्युलर ग्रोथ है, अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल का नजरिया लेते हैं तो आपको हमेशा ऐसी एडवर्सिटी जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। मैं क्विकली यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं है, अगर आपको पता हो अक्टूबर नवंबर में या नवंबर दिसंबर में कितना ज्यादा पेसिमिज्म बना था NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, उसके बाद में आप ग्रोथ देखिए। दूसरा चीज मुझे याद है, मैं अभी यहाँ पे उस नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि एक रियल एस्टेट के सेक्टर्स पे जब था बात थी, तब एक रियल एस्टेट की कंपनी जो काफी बड़ी कंसल्टिंग कंपनी, उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से इन्वेंट्री सेल हो रही है, और अगर इसी हिसाब से रहा तो 10 साल लगेगा पूरी पाइपलाइन इन्वेंट्री के, रियल एस्टेट के इन्वेंट्री को लिक्विडेट होने में। और उसके बाद में देखिए कितनी शानदार तेजी आई, एक सिर्फ एक प्रावधान से, कि जहां पे GST का रिडक्शन किया गया 12 से 5% और अफोर्डेबल पे 8 से 1%। और आज बात करें कि रियल एस्टेट सेक्टर अब फिर से हैपनिंग है और काफी अच्छी ग्रोथ आने वाले समय में दिखाई दे रही है। सिमिलर सिचुएशन आज यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स पे भी बन रही है। मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं, एक तबका कहता है कि कैब एग्रीगेशन, जब मेट्रो रेल शुरू होगी तब लोग बाग गाड़ियों का कंजम्पशन कम कर देंगे, पर मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। इन सारे प्रोजेक्ट्स को टेक ऑफ होने में अगले 3 से 4 साल जाएंगे। निश्चित रूप से फिलहाल मायूसी है यहाँ पे, और इसीलिए आपको इतना बड़ा करेक्शन होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन जब भी अगर कोई मारुति जैसी कंपनी या कोई भी कंपनी, आज बजाज ऑटो का एवरी ईयर जो आप एवरी मंथ देखिए उनका सेल्स काफी अच्छा जा रहा है। जो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम्स का है या फिर BS6 का है, ये नॉर्म्स हमेशा आते रहे। BS6 का आप ये आर्गुमेंट ये भी ले सकते हैं कि 1 अप्रैल 2020 से जब BS6 लागू हुआ, उसके पहले काफी बड़ी बाइंग आती हुई दिखाई देगी प्री BS6 की। तो मेरा ऐसा मानना है कि यस, अगले 2 से 3 महीने के लिए सिचुएशन काफी थोड़ी सी खस्ता है। और बट इलेक्शंस के बाद में जब एक बार स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो उसका ऑटोमोबाइल का, क्योंकि ऑटोमोबाइल को हम व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी भी कहते हैं, जिसमें कि एक होता है कि अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा करेगा। तो निश्चित रूप से 2 महीने मार्च और अप्रैल के फिगर्स में आपको एक चिंता की विषय दिखाई देगी। और लेकिन अगर मार्च पे सिर्फ एक ऑटोमोबाइल स्टॉक में मुझे कॉल लेना है तो वो है एस्कॉर्ट्स, क्योंकि आपको मान के चलना चाहिए कि एस्कॉर्ट्स जिस हिसाब से उन्होंने जनवरी और फरवरी के सेल्स के नंबर दिए, मार्च का जो सीजन होता है सबसे बेस्ट होता है ट्रैक्टर सेल्स के लिए, और कंपनी इसमें काफी अच्छा ग्रोथ दिखाएगी, 5 फिगर्स में सेल करेगी। तो अगर कल को कोई भी सेक्टर पे अगर आपको मायूसी दिखाई दे रही है या नर्वसनेस है, तो आप उसका ये नहीं कि आप पूरे सेक्टर को राइट ऑफ करिए, निश्चित रूप से उससे दूर रहिए। लेकिन अगर उसमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे मैंने बताया कि एस्कॉर्ट्स वर्तमान भावों पे भी 800 के भाव पे काफी अच्छा है, और हमारा ऐसा अनुमान है कि एक बार मार्च के सेल्स के आंकड़े आएंगे तो आपको शायद एक हफ्ते 10 दिन में या 1 महीने में तकरीबन आपको 7 से 8% का इजाफा मिल सकता है, 850 860। तो लॉन्ग टर्म के एंगल से ऑटोमोबाइल स्टॉक्स को एक नजर जरूर रखना चाहिए, चाहे वो 5% करेक्शन हो चाहे 10% करेक्शन हो यहाँ से। और नियर टर्म के लिए एस्कॉर्ट्स में, ऑटोमोबाइल स्पेस में से हमारा एक स्टॉक सिलेक्शन होगा। तो स्कॉट्स बढ़िया स्टॉक है। फरवरी की बिक्री के आंकड़े भी देखिए जबरदस्त आए थे, मार्च में भी अच्छे नंबर्स, अच्छे ट्रैक्टर नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। ध्यान रखिए अगले हफ्ते अब नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। टेक महिंद्रा 6 मार्च तक जिनके पास शेयर हैं वो बायबैक के लिए कर सकते हैं टेंडर। 950 रुपए के भाव पर टेंडर बायबैक के जरिए 5 अप्रैल तक की तारीख तय की गई है। टेक महिंद्रा, तुलसियान साहब, जिनके पास शेयर हैं उनको टेंडर करने चाहिए क्या? निश्चित रूप से टेंडर करने चाहिए, क्योंकि जितने भी आप देखिए आईटी कंपनियों का शेयर बाईबैक हो रहा है वो एक रिटेल निवेशकों के लिए काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसमें रिटेल का एक्सेप्टेंस रेशियो काफी अच्छा होता है। तो अगर आप रिटेल निवेशक हैं तो आपको, और अगर आप वैसे भी बड़े निवेशक भी हैं तो भी बाईबैक की अपॉर्चुनिटी को कहीं भी छोड़ना नहीं चाहिए। और जितना बाईबैक, अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो भी आप अपने शेयरों को टेंडर करिए, जितना शेयर एक्सेप्ट हुआ उसको वापस से बाईबैक का, जब शेयर बाईबैक का प्रोग्राम जब खत्म हो जाए उसके बाद फिर से अपने शेयरों को रिप्लेनिश कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको आर्बिट्राज गेन जरूर मिलेगा। चलिए,
एग्जैक्टली आज अगर आप देखें स्टॉक्स टू वॉच की लिस्ट में कर्नाटका बैंक भी शामिल था। यहां पर खबर ये थी कि बैंक ने आरबीआई को लगभग 13.25 करोड़ रुपए के फ्रॉड की जानकारी दी है। एसआरएस फाइनेंस को दिए गए लोन में ये फ्रॉड हुआ है। हालांकि रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन वक्त बे वक्त अगर आप देखें ऐसी खबरें इन बैंकों को परेशान करती हैं। ये तुलसियान साहब, फाइनली आपने पीएसयू बैंक्स पे अप्रोच क्या रखी है? देखिए पिछले हफ्ते क्या शानदार मूव, मार्च की सीरीज में शानदार मूव, नीरव मोदी का लंदन में अरेस्ट होना, इन सब तमाम चीजों के बीच में पीएसयू बैंक्स बास्केट में सर आपने कुछ निकाला है इन लेवल्स पे लेने के लिए? देखिए ओवरऑल वीरेंद्र, जैसे आपको याद हो पिछले शुक्रवार को भी मैंने कॉशन दिया था कि एक हफ्ते के लिए आप कॉशन रखिए, और अगर यही कॉशन जो है एक्सपायरी तक रहेगा। अगर आप देखें पिछले पूरे हफ्ते में बैंक निफ्टी ने कोई भी इजाफा नहीं दिया है, और 2600 पॉइंट का जो गेन हुआ इस महीने में इस सीरीज में वो काफी ज्यादा है। तो अलाउ करिए एक वीक और, क्योंकि हो सकता है बैंक निफ्टी को कंसोलिडेट होने के लिए 400-500 पॉइंट का करेक्शंस भी अगले 4 दिनों में देखने को मिले। लेकिन 4 बैंकें जो है बड़ी, खास करके एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, इन पे हमारा पॉजिटिव लक्ष्य है। क्योंकि जितनी भी स्टोरी लाइंस है, चाहे फिर नीरव मोदी की हो, फिर चाहे आर्सलर मित्तल की एसआर स्टील का रेजोल्यूशन हो, या फिर और भी कई ऐसे रेजोल्यूशन होने जा रहे हैं, जैसे इंक्लूडिंग जेट एयरवेज अगर उसमें हो, या फिर उसके और भी आगे आने वाले समय में अगर आप देखें जिसमें आप यूबी के ग्रुप के भी शेयर्स को कर सकते हैं कि वहां पे भी रियलाइजेशन होगा। ओवरऑल जितनी भी नेगेटिव से सारी फैक्टर इन हो चुकी है, और एसबीआई पीएनबी के लिए खास करके काफी पॉजिटिव न्यूज है। तो 4 से 5% के करेक्शन के लिए वेट करिए, और चारों से जो पीएसयू बैंक के स्टॉक्स है उस पर एक पॉजिटिव रुख बना करके आप 4 से 6 महीने के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। ठीक बात है, बात तो नजर रखिए इस पर। और नीरव मोदी को इस बार 29 मार्च को दरअसल चीफ मजिस्ट्रेट लंदन में पेश किया जाएगा, तो वो एक और इवेंट है जो नज़र सबके रहने वाली है। लेकिन एडीएजी स्टॉक्स पर तुलसियान जी आपका व्यू चाहिए। खबर ये आई है कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने करीब 4.5% शेयर और गिरवी रखे इंडसइंड बैंक के पास, और प्रमोटर्स ने रिलायंस इंफ्रा के भी करीब 41 लाख शेयर 1.5% इक्विटी का और प्लेज कर दिया है। कैसे देखते हैं इन खबरों को, और एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स पर कैसा असर देखने को मिलेगा आज के सत्र में? देखिए हेमंत, जो भी एडीएजी स्टॉक के शेयरों में इन्वेस्टेड रहेगा, सिर्फ रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट छोड़ के, जो मैं करीबन पिछले 4 से 6 महीने से बोल रहा हूँ, वो दिन भर अपना जो है टेंशन को पालेगा। कोई फायदा नहीं इनमें निवेशित रहने से, क्योंकि कोई भी न्यूज आती है इनको पेमेंट करेंगे, जेल होगी नहीं होगी, फिर बड़े भाई ने बचाया, सारी चीजें जो है सिर्फ आपको वॉलेटिलिटी दे सकती है, दिमाग की शांति आपको हेल्दी पोर्टफोलियो नहीं दे सकता है। तो एक रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट को छोड़ के मुझे कोई भी शेयरों में कोई पोटेंशियल दिखाई नहीं देता। जो भी जिसमें भी इन्वेस्टेड हो, फिर चाहे आरकॉम हो, रिलायंस पावर हो, रिलायंस इंफ्रा हो, या फिर रिलायंस होम फाइनेंस हो, उनमें से निकल जाना चाहिए वर्तमान भावों से। फिर शुक्रिया तुलसियान साहब, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इस बीच थोड़े से और स्टॉक्स को थोड़ा सा छूने की कोशिश करते हैं। आज स्टॉक्स टू वॉच की लिस्ट में टीटीके प्रेस्टीज भी था, जरा प्लीज अगर आप देखें लेके आइए। 29 मार्च को कंपनी की बोर्ड बैठक है, बोर्ड बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगा। टीटीके प्रेस्टीज एक बार चार्ट के लिए दिखाइए एग्जैक्टली पिछले कुछ समय में इसने क्या करा। हालांकि टीटीके प्रेस्टीज याद रखिए वैल्यूएशंस के लिहाज से इस स्टॉक को सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। आपकी राय क्या है? इनफैक्ट कालरा साहब, टीटीके प्रेस्टीज अगर आप बीते 4 सेशन को देखें, कहां से कहां पर यह स्टॉक आया है, 9253 से रिट्रेस होके सडनली आपको 7600 की रेंज में मिल रहा है, 7700 की रेंज में मिल रहा है। आपकी राय क्या होगी इस खबर के बीच इस स्टॉक पे? हमारी राय अभी होल्ड की है। जैसे आपने कहा, ये वैल्यूएशंस वाइज काफ़ी पिछले 4 से 6 महीने में काफ़ी अपसाइड दिखा चुका है, और वहाँ पे रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स ख़राब आ रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़ा एक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चेंज है, वहाँ पे काफ़ी इम्पैक्ट आता है। दूसरा, जो इनका कैश ऑन बुक्स है वो कहीं ना कहीं रिडक्शन दिखा रहा है हमें, और रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक मार्च का रिजल्ट आने दीजिए, बैलेंस शीट पे हम वॉच करेंगे और वहाँ पे एक रुख बनाएंगे कि नेगेटिव की पॉजिटिव, और तब तक हमारे लिए यहाँ पे एक होल्ड है। क्योंकि अगर हम कंज्यूमर स्लो डाउन देख रहे हैं, ठीक है ये छोटा स्मॉल टिकट आइटम है, लेकिन अगर ये रूरल में स्प्रेड आउट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये स्मॉल टिकट आइटम्स पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, आज नहीं तो कल। तो इस पर रखिएगा नज़र। अच्छा, जुबिलेंट फूड वर्क्स पर भी रखिएगा नज़र, जो बांग्लादेश में इन्होंने अपना ढाका में पिज़्ज़ा चेन खोली है। वहाँ पर देखिए ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है। पहला हफ्ता
कहा जा रहा है नए नए ग्लोबल रिकॉर्ड्स बांग्लादेश में बन चुके हैं। और इसीलिए आप देखिए, हम कह रहे थे जिस दिन ये खबर आई थी बांग्लादेश वाली कि इनको वहां पर फ्रेंचाइजी खोलने का मौका मिल रहा है और इन्होंने वहां के जॉइंट वेंचर वहां पर लोकल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके ये कामकाज की शुरुआत करी। देखिए अब भागा ये स्टॉक, बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। आज बागले साहब का पिक भी है। पालविया साहब, जुबिलिएंट फूडवर्क्स, कैसा लगता है इस स्टॉक का मूवमेंट आपको, और क्या अभी भी मौके हैं खरीदने के? आपके टारगेट्स क्या होंगे? जी हेमंत जी, अगर हम देखें जुबिलिएंट फूड में कंटिन्यूस हमने पूरे वीक लास्ट वीक में अच्छी बाइंग देखने को मिली। स्टॉक ऑलमोस्ट 6% के आसपास गेन दिखाया लास्ट वीक में। और जो चार्ट स्ट्रक्चर बन के आते हैं डेली और वीकली चार्ट का अगर हम एनालिसिस करें तो उसमें ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1400 इसका ब्रेकआउट लेवल था, उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है स्टॉक। और जो ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है, मुझे लगता है उसका जो टारगेट एक्सट्रीमली बन के आता है वो 1500-1520 की तरफ आता है। तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को और 1400 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मुझे लगता है पोजिशनली 1500 से 1520 तक के टारगेट जुबिलिएंट फूड में देखने को मिल सकते हैं। 1313 के 12 के आसपास वो ब्लॉक डील हुई थी और हम ये कह रहे थे कि ये कंपनी अगर हिस्सेदारी बेच रही है तो किसी अच्छे काम के लिए बेच रही है, घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और ये बहुत लंबी बात नहीं है। वीरू, मुझे याद है ये शायद 14 मार्च सुबह हुआ था और हम उस दिन भी कह रहे थे ले लीजिए इस स्टॉक को। क्या जबरदस्त देखिए तेजी देखने को मिली है। वीरू, कुछ कह रहे हैं आप? वाकई नहीं, वाकई वो कॉल अगर आप देखें मिड मार्च में जो ली थी ना हमने, दो स्टॉक्स पे अगर आप देखें हेमंत, हम काफी बुलिश थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। एक इंडिगो और ये आपका जुबिलिएंट फूड्स, दोनों ने कमाल कर दिया है वाकई। अगर आप देखें काफी स्ट्रांग मूव दिया। कोई राय रखते हैं साहब जुबिलिएंट फूडवर्क्स पे? पिज्जा खाने का मन है? लॉन्ग टर्म होल्डर हूं इसका। अच्छा, मैं किस भाव पे एंट्री की? 600 पे। 600 पे? 600 पे कर रहा हूं। अच्छा, मैं आपके पीछे 800 रुपए से इस पे तेजी का कॉल दे रहा हूं। 600 है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप ग्राउंड पे थोड़ा रिसर्च करें तो अगर आप किसी भी कॉर्नर पे चले जाएं इंडिया के, आपको सिर्फ डोमिनोज आउटलेट है जो आपको खाने का एक नेशनल चेन मिलेगा। सही है। अगर ये कुछ हद तक ये बांग्लादेश में रिपीट कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट एक 40-50% अपसाइड है यहाँ से। क्योंकि बांग्लादेश, आपका क्या है? मेरा एक 2200-2300 का है लॉन्ग टर्म टारगेट, और लॉन्ग टर्म मैं कह रहा हूँ अगले 12 महीने। क्योंकि बांग्लादेश अगर इनका पिकअप कर गया तो वो काफी बड़ी अनएक्सपेक्टेड अपसाइड दे देगा, जो मेरे ख्याल से काफी लोग अनएक्सपेक्टेड कैच होल्ड कर पाएंगे। अच्छा वीरू, अब आप मैच तो देखेंगे ही, मैच के साथ साथ भी ऑर्डर कर सकते हैं। आईपीएल का सीजन शुरू हो गया। वाकई अगर बांग्लादेश में अगर ये अपने पिज्जाज में कोई फिश फ्लेवर ले आए ना, तो मैं बता रहा हूँ कमाल कर देंगे ये, है ना। चिकन फ्लेवर तो होता ही है, फिश फ्लेवर ले आए ना तो कमाल कर देंगे। खैर, ये बांग्लादेश एक बड़ा इवेंट था इनके लिए और उसने काम किया, बखूबी काम किया। अच्छा, एक चीज और है, आई मीन जब बात हो ही गई है पिज्जा की, जुबिलिएंट फूड्स की, तो थोड़ा सा मैं खाने पीने की तरफ फोकस करता हूँ। और देखिए एक बार प्लीज एचयूएल का चार्ट लेके आइएगा। वागले साहब, मैं आपसे राय चाहूंगा, अभी हम बहुत डिस्कशन एफएमसीजी को लेकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एफएमसीजी अगर आप चार्ट के लिए देखें तो कुछ कर रहा है। इस स्पेस का लीडर अगर आप एचयूएल को देखें तो एग्जैक्टली जो मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यूज करता हूं, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आके बैठा हुआ है। डाबर साइडवेज है, आईटीसी ने एक मूव दिया है, लेकिन इस प्राइस को एचयूएल पे जो प्राइस है 1678 का, आप कैसे देखते हैं? कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है आपको यहां पर लेने की, या फिर अभी आप वेट करेंगे? वीरू, अपॉर्चुनिटी तब होगी जब 1665 जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है, 6570 आपका कहना बिल्कुल सही है, वहां पर कोई सपोर्ट के लक्षण दिखे। ये माहौल में ये भी हो सकता है वीरू कि ये अगर ब्रेक होता है तो फिर ये 100 रुपये नीचे चला जाएगा, जो कि 1500-1550 में इतने ये रेंज तक की बात करूंगा। तो थोड़ा सा एज अ ट्रेडर मैं वेट करूंगा। हाँ, अगर आज ये 1670 नहीं तोड़ता है और फिर 20-30-40 रुपए की जंप देता है, फिर एक 1740 तक के जंप के लिए प्ले किया जा सकता है। बट फिलहाल एज अ मैटर ऑफ सेफ्टी ओवरऑल मार्केट का रुझान देखते हुए मैं वेट करूंगा। ऑलराइट। अच्छा, एक खबर आ रही है वोल्टास, हिताची, वर्लपूल के लिए थोड़ी नेगेटिव वाली। हालांकि समर सीजन के चलते इन शेयरों में तेजी देखने को मिलती है, लेकिन न्यूज़ ये आ रही है, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इन्होंने अपने एसी और रेफ्रिजरेटर्स के दाम करीब करीब 20% तक घटाए हैं। अब तक एक बढ़िया तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट लेवल्स वोल्टास के लिए बताइए पालिया साहब, नीचे में कौन से रहने वाले हैं, क्योंकि ये एफएनओ का काउंटर है और आज इस खबर के ऊपर इस शेयर में रिएक्शन देखने को मिल सकता है।
देखिए हेमंत जी, हम स्टॉक को देखें तो पिछले कुछ दिनों में हमने एक सप्लाई प्रेशर देखने को मिला था, बट स्टॉक ने 590-95 के जोन में एक अच्छा वापस वहां से बाइंग एक्शन देखने को मिला। तो अगर कोई भी डिप आती है नेगेटिव न्यूज के चलते तो मुझे लगता है 590-95 एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करेगा। जब तक वो स्टॉक में ये लेवल होल्ड है, मुझे लगता है कि वहां से वापस बाउंस बैक के चांसेस बनते हैं स्टॉक में, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है वोल्टास का। और मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक 630 और 40 की रेंज निकालेगा तो फिर इसका जो अपवर्ड ट्रेंड था वो कंटिन्यू रहेगा। तो अभी जो माइनर डिप अगर आती है स्टॉक में तो 590 का लेवल देखना चाहिए। अगर वो होल्ड करता है तो वहां पे वापस बाइंग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। हेमंत, अगर आप देखें सेक्टर की बात छेड़ी दी है तो वोल्टास अगर आप देखें, ये व्यू था राजेश जी का। लेकिन कालरा साहब, इस स्पेस में अगर आप लीडर को देखें, जो लीडरशिप उसने एक्वायर करके रखी है, मैं हेवल्स की बात कर रहा हूं, क्या लीडरशिप ली है इसने। और वाकई पिछले 2014, 15, 16, 17 और 18 और इनफैक्ट 19 में ये मूव और भी शार्प हो गया है। हेवल्स पे आपकी राय क्या है? 740 फीट आपकी स्क्रीन पर है, अभी कितना प्राइस मूव और पॉसिबल है इसमें ऑन द हायर साइड? कालरा साहब, हेलो। जब से हैवेल्स ने लॉयड्स कंज्यूमर खरीदा है तो वहाँ पे मुझे लगता है कि काफी बड़ा पॉजिटिव आया है, और वही कहीं ना कहीं हैवेल्स की वैल्यूएशन को आगे कंज्यूमर वैल्यूएशन में कन्वर्ट कर रहा है। क्योंकि अगर उनका कोर बिजनेस देखें तो वहाँ पे काफी बड़ा स्लो डाउन है उनके लिए, और मुझे लगता है हैवेल्स अभी भी एक 15 से 20% की अपसाइड आ सकती है यहाँ पे। क्योंकि लॉयड्स, जहाँ तक मुझे पता है या जहाँ तक ग्राउंड चेक्स मैं करता हूँ, लॉयड्स एक प्रोडक्ट बन चुका है जो ऑफ शेल्फ निकल जाता है। तो जो सिल्वेनिया इन्होंने निकल गए, ये बहुत बढ़िया काम किया। और जो घरेलू बाजार में लॉयड्स पर इन्होंने फोकस किया, ये बहुत ही गजब का काम किया इस कंपनी ने। लेकिन अब सीधे चलते हैं आशीष के पास और समझते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो उनके रडार पर रहने वाले हैं। आशीष बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल रेडी होंगे और आपको बताएंगे बेहतरीन आइडियाज जिन पर उनकी नजर। अच्छा, कुछ स्टॉक्स हम लोगों से मिस हो जाते हैं बात करते करते, लेकिन आशीष जो है वो क्विकली सारे स्टॉक्स की लिस्ट हमारे सामने रख देते हैं। आशीष बताइए कहाँ नजर है आपकी, और उससे पहले जैकपॉट है कि नहीं है? हाँ, पर अब देने का मन नहीं है, फायदा नहीं है इस समय के बाजार में। इस समय थोड़ा होल्ड करेंगे। ये सही है आपकी रणनीति। बताइए कहाँ नजर रखें? डॉक्टर रेड्डीज पहला स्टॉक। वैसे ढेरों स्टॉक्स रडार पे रखने वाले। यूएस एफडीए ने इन कंपनी की जो मियापुर में R&D फैसिलिटी थी उसे ऑडिट करा, कोई 483 इशू नहीं हुआ है, तो अच्छी बात। दूसरी अच्छी बात, यूएस कोर्ट्स में इसका केस चल रहा है। 22 आरोप लगाए गए थे, 17 तो कोर्ट ने सीधे हाथों खारिज कर दिए हैं। ग्लेनमार्क फार्मा, और यहाँ पे हमारे नेटवर्क ने एक्सेस करा है, ग्लेनमार्क का जो गोवा प्लांट इंस्पेक्शन हुआ था उसका फॉर्म 483, उसमें 5 ऑब्जर्वेशंस, 5 दिक्कतें सामने आई हैं। जेट एयरवेज लगातार खबरों में, 7 और एयरक्राफ्ट ग्राउंड कर दिए गए हैं। अब कह रहा है जा रहा है कि लेंडर्स जो है वो सब्सटैंशियल स्टेक पिकअप करेंगे, प्रमोटर्स बाहर जाएंगे और नए बायर की तलाश करी जाएगी। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि जेट आरबीआई के जो एसबीआई के जो पूर्व चेयरमैन थे जानकी बल्लभ साहब, उनको कहा जा सकता है इंटरिम में जेट का कारोबार संभाला जाए, ओवरलुक करा जाए उसके ऑपरेशंस। और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ये भी कह रही कि एतिहाद की 31 मार्च को बोर्ड मीटिंग होने वाली है। इन्वेस्टमेंट करना या एग्जिट करना जेट, उस पर फाइनल फैसला लिया जाएगा। टाटा मोटर्स पैसेंजर कार्स की जो रेट्स हैं 25,000 रुपए बढ़ाने की तैयारी हो रही है, 1 अप्रैल से लागू होगा, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो है, कच्चे माल की लागत जो है वो बढ़ रही है, उसे पास ऑन करने का तरीका। अप्लायंस मेकर्स जिसकी आप लोग चर्चा कर रहे थे, वोल्टास, हिटाची, वर्लपूल, रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है हालात कमजोर है इंडस्ट्री के, क्योंकि डिमांड ठंडी है, समर्स आने में, ऑनसेट होने में समय लगा, इसलिए एसी और रेफ्रिजरेटर की कीमतें जो है, प्राइसेस जो है 20% रिड्यूस कर दी गई हैं। ओरिएंट प्रो सॉल्यूशंस बोर्ड बैठक है आज, बायबैक पे विचार होगा। लाइकवाइज टेक महिंद्रा, आज से बायबैक की शुरुआत हो रही है जो 5 अप्रैल तक खुला रहेगा। टेंडर रूट के जरिए 950 रुपए पर शेयर पे बायबैक है। डेक्कन गोल्ड माइंस, और यहां पे कर्नाटका के हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि इनकी जो आर्म है डेक्कन एक्सप्लोरेशन सर्विसेज की माइनिंग लीज एप्लीकेशन जो गनजौर गोल्ड माइन प्रोजेक्ट की है उसको रिव्यू करा जाए और 6 हफ्ते में फैसला दे दिया जाए। आइनॉक्स लेजर, सीएलएसए की रिपोर्ट है, रिटेन बाय करा है और लक्ष्य 336 से बढ़ाकर 365 कर दिया है। एग्जीक्यूशन बेहतर हो रहा है, प्रीमियमाइजेशन पे जो फोकस है वो पे ऑफ करेगा इस कंपनी को। आरती इंडस्ट्रीज जो क्यूआईपी हाल में बंद हुआ था उसकी प्राइस तय कर दी गई है 1397 रुपीज पर शेयर। बॉम्बे डाइंग, इसका जो दादर में प्रोजेक्ट है उसे पार्ट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया है। टीटी के प्रेस्टीज, इसी हफ्ते शुक्रवार को 29 मार्च को बोर्ड की बैठक,
बोनस शेयर पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। अंबर इंटरप्राइजेस 80% स्टेक सिद्धवल रेफ्रिजरेशन नाम की कंपनी में एक्वायर करा गया है कैश देकर। हालांकि कंपनी ने डिटेल नहीं दी है कितने खर्च किया गया है, लेकिन सिद्धवल का मैं FY18 के रेवेन्यूज देख रहा था 165 करोड़ रुपए के हैं। कर्नाटका बैंक 13 करोड़ का एक छोटा लेकिन फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है इस बैंक में। ADAG पैक रिलायंस कम्युनिकेशन इंटरप्राइजेज जो प्रमोटर एंटिटी 4.5% और स्टेक गिरवी रख दिया इंडसइंड बैंक में। रिलायंस इंफ्रा में भी प्रमोटर्स ने 41 लाख शेयर्स और गिरवी रखे हैं। DHFL रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने इस कंपनी के कमर्शियल पेपर्स को डाउनग्रेड करा है। डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएंगी। सोनाटा सॉफ्टवेयर और यहां पे इस कंपनी की सब्सिडी ने रिटेल 10x नाम की कंपनी में स्टेक एक्वायर करा है 10% स्टेक $0.8 मिलियन में। और ये दरअसल यूएस बेस्ड जो कंपनी है रिटेलर डेटा प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए जानी जाती है। FNO बैन में PNB एंटर करता हुआ अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पावर, IDBI, जेट और आर पावर तो ऑलरेडी इसका हिस्सा थे। बिल्कुल, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिस पर आज नजर हमारी रहने वाली है। शुक्रिया आशीष आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 70 अंक नीचे देखिए SGX निफ्टी 11400 जिस सपोर्ट की बात हो रही थी उसके नीचे खुलने की तैयारी। तो एक गैप डाउन ओपनिंग इसलिए क्योंकि जापान का बाजार देखिए 3% नीचे इस समय कारोबार कर रहा है। हांगकांग में दबाव देखने को मिल रहा है। तो एशियाई बाजारों का बेहद कमजोर मूड बन चुका है।